नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशंस करने वाले हैं साइकोलॉजी विषय वस्तु के नेक्स्ट टॉपिक विकास के सिद्धांत के बारे में, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। तो स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं विकास के सिद्धांत। यानी इस टॉपिक से रिलेटेड आपसे 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने डेवलपमेंट टॉपिक को कवर कर लिया होगा, ठीक है। अब चलते हैं कि विकास के कुछ सिद्धांत, यानी डेवलपमेंट से रिलेटेड, विकास से रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ नियम्स होते हैं, तो उनके बारे में आज हम स्टार्टिंग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट्स करते हैं और जानते हैं विकास के सिद्धांत के बारे में। तो विकास की प्रक्रिया बहुत ही व्यापक, जटिल और निरंतर होती है। इस प्रकार से समझने के लिए कुछ सिद्धांतों का अनुसरण करना होगा। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि डेवलपमेंट के जो प्रोसेस होते हैं वो बहुत ही व्यापक होते हैं, यानी कि डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है बहुत ही व्यापक है एवं जटिल भी है और निरंतर होती है, यानी कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। इस प्रकार अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ सिद्धांतों का अनुसरण करना होगा, यानी कि सिद्धांतों के बारे में पढ़ना होगा। तो चलिए स्टार्ट्स करते हैं और जानते हैं कि विकास के सिद्धांत के लिए जो भी कुछ सिद्धांत आपके लिए मेंशन किए गए हैं, जिनको आपको पढ़ना होगा, आयोग जहां से आपसे प्रश्न पूछती है। तो चलिए स्टार्ट्स करते हैं और जानते हैं। फर्स्ट आपके लिए है निरंतरता या परिवर्तन का सिद्धांत, यानी कि फर्स्ट आपका जो सिद्धांत है विकास से रिलेटेड, निरंतरता या परिवर्तन का सिद्धांत, जिसे हम बोलते हैं, तो इंग्लिश में हम इसको पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी और हिंदी में हम इसको पढ़ेंगे निरंतरता या परिवर्तन का सिद्धांत। तो देखिए, निरंतरता या परिवर्तन का सिद्धांत, जैसे कि आप शब्दों से समझ रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कंटिन्यूटी का मतलब होता है लगातार चलने वाली प्रक्रिया। तो विकास निरंतरता का अनुसरण करता है, यानी कि जो विकास है वो निरंतर लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यह गर्भ से कब्र तक चलता रहता है, यानी गर्भ से जैसे ही कोई माँ गर्भ धारण करती है तो उस बच्चे का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और जब तक वो इस पृथ्वी पर होता है, यानी कब्र तक, उसका जो डेवलपमेंट है वो लगातार चलता रहता है और कभी भी समाप्त नहीं होता, यानी कि ये ना रुकने वाली प्रक्रिया है। एक व्यक्ति सभी विभिन्न आयामों में निरंतर विकास के माध्यम से अपने जीवन की शुरुआत एक छोटी सी कोशिका, यानी कि अगर हम बात करें एक व्यक्ति सभी विभिन्न आयामों में निरंतर विकास के माध्यम से, यानी कि लगातार डेवलपमेंट करता है और इसके माध्यम से एक शुरुआत करता है छोटी सी कोशिका से, दिमाग और उसके व्यक्तित्व के अन्य पहलू, यानी कि जो सबसे पहले व्यक्ति का जो डेवलपमेंट होता है, जो एक छोटी सी कोशिका से अपना स्टार्ट करता है और उसके बाद उसके दिमाग का निर्माण होता है और उसके बाद उसके व्यक्तित्व के जितने भी पहलू हैं उन सभी का जो है निर्माण होना स्टार्ट होता है और उसमें परिवर्तन, यानी चेंजेस आने शुरू होते हैं। तो ये विकास के कुछ नियम हैं जिनको आपको जानना होगा। प्रमुख परिवर्तनों में आकार और अनुपात में परिवर्तन, नई मानसिकता का अधिग्रहण, मोटर और व्यवहार कौशल शामिल है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं प्रमुख परिवर्तनों में आकार, तो आकार में उसके परिवर्तन होते हैं, यानी कि जैसे जैसे वो एजेस में बढ़ता है बच्चा तो उसके आकार में परिवर्तन होते हैं, उसके अनुपात में परिवर्तन होते हैं। जैसे कि मान लीजिए जब किसी बच्चे का डेवलपमेंट होता है तो उसके मस्तिष्क और उसके शरीर का जो अनुपात होता है वो 1:4, यानी कि अगर मस्तिष्क की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो तो उसके बाद मस्तिष्क से अलावा जो बॉडी पार्ट्स है उसकी लेंथ होती है 4 सेंटीमीटर। और वहीं पर जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके मस्तिष्क और उसकी बॉडी पार्ट्स का जो अनुपात होता है वो 1:8 हो जाता है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि प्रमुख परिवर्तनों में आकार और अनुपात में परिवर्तन, नई मानसिकता, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसकी मानसिकता का अधिग्रहण, यानी कि उसके मस्तिष्क में जो अधिग्रहण करने की क्षमता होती है, इसके मोटर और व्यवहार कौशल, मतलब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका मेंटल डेवलपमेंट होता है और मेंटली वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, अधिग्रहण करना शुरू कर देता है। और उसी तरीके से उसके बॉडी पार्ट्स के जो हाव भाव यानी कि मोटर और व्यवहार और उसके बिहेवियर स्किल में भी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें निरंतरता या परिवर्तन का सिद्धांत, तो निरंतर का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कभी ना रुकने वाली, और उस दौरान उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं जिनको हम बोलते हैं निरंतरता या परिवर्तन का सिद्धांत। तो एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, तो आपसे पूछे जाएंगे निम्नलिखित में से विकास के सिद्धांत है
और उसमें 4 ऑप्शन होंगे जिसमें 3 ऑप्शन गलत होंगे और एक ऑप्शन आप जो अभी सिद्धांत पढ़ने वाले हैं उसी से रिलेटेड एक सिद्धांत रखा हुआ आपको मिल जाएगा। या फिर अगर आपसे टिपिकल क्वेश्चंस पूछना चाहता है तो इस तरीके से पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से विकास के सिद्धांत नहीं है, और उसमें 3 ऑप्शन तो आपके पढ़े हुए में से एक होगा और एक ऑप्शन होगा जो आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। तो इस तरीके से एग्जामिनर आपके लिए प्रश्न बनाते हैं, इसीलिए आपको इसके सिद्धांत को जानना होगा और सिद्धांत की जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना होगा, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि जो डेवलपमेंट है, अगर मान लीजिए कोई बच्चा आपकी कक्षा में आता है और उसके स्टार्टिंग के 3 to 4th मंथ वो पढ़ाई नहीं करता, तो आपको ये समझना होगा कि जो बच्चा है अगर इसने पढ़ाई नहीं भी की है तो आगे के नेक्स्ट वो 6 to 7th मंथ में वो कुछ ना कुछ अगर स्टडी करेगा तो कुछ ना कुछ उसका डेवलपमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि वो 2-3 महीने जो अपने मिस कर दिए इसका मतलब उसका जो है आगे की स्टडी नहीं हो सकती या वो कभी पढ़ नहीं सकता। तो इसके लिए आपको जानना ज़रूरी है, इसीलिए आपसे आयोग जो है यहाँ से प्रश्न पूछती है। तो चलिए, आई होप आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि निरंतरता परिवर्तन का सिद्धांत क्या होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। जो सेकंड सिद्धांत आपके लिए है, सामान्य से विशिष्ट की ओर कार्यवाही का सिद्धांत। देखिए, सामान्य से विशिष्ट की ओर कार्यवाही का सिद्धांत मतलब कैसे कैसे बच्चा सामान्य से विशिष्ट कार्यों की तरफ आगे बढ़ता है, तो इसके बारे में भी सिद्धांत यानी नियम है जो साइकोलॉजिस्ट ने मेंशन किए हैं। तो देखिए, किसी व्यक्ति में सामान्य प्रतिक्रिया शामिल होती है और बाद में वह विशिष्ट और लक्ष्य निर्देशित प्रतिक्रिया सीखता है। यानी कि सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है? सामान्य प्रतिक्रिया, यानी कि सामान्य जनरल प्रोसेसों को, जनरल प्रतिक्रिया वो शो ऑफ करता है, और जैसे जैसे वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो उससे रिलेटेड स्पेशल प्रतिक्रिया और जो लक्ष्य निर्देशित यानी कि जो उसके लिए टारगेट सेट किए गए हैं, इस प्रकार की प्रतिक्रियाओं को वो भी सीखने लगता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जब एक नवजात शिशु रोता है तो वह अपने पूरे शरीर का प्रयोग करता है, यानी कि जब छोटा बच्चा रोता है तो अपने बॉडी के सारे पार्ट्स का यूज करना शुरू करता है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, यानी मान लीजिए किशोरावस्था क्रॉस कर जाता है, यानी वयस्क अवस्था में आता है, तो वो व्यक्ति सिर्फ रोता है तो उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे ने सबसे पहले तो जनरल जो उसके बिहेवियर है, यानी मूल प्रवृत्तियात्मक जो गुण है उसको प्रदर्शित किया, और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हुआ तो वो समझ गया कि अब मैं जो है इस तरीके से अगर रोऊंगा तो इसका मतलब लोग हम पर हंस सकते हैं। तो इसीलिए वो क्या करता है, अगर उसे रोना आता भी है तो सिर्फ उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, वो अपने आप को जो है छोटे बच्चों की तरह रोकर व्यक्त नहीं करता। तो इसी आधार पर आई होप आपको समझ आया होगा कि सामान्य से सबसे पहले बच्चा जनरल प्रोसेस करता है और उसके बाद कुछ इसने स्पेशल प्रोसेस करके दिखाता है। तो इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले बच्चा जनरल प्रोसेस करेगा और उसके बाद जैसे जैसे उसे ट्रेनिंग मिलती जाएगी या वो सीखता जाएगा तो वो चीज़ों को समझ जाएगा और स्पेसिफिक जो गतिविधियां हैं उसको करना प्रारंभ करेगा। आई होप आपको सेकंड सिद्धांत भी क्लियर हो गया होगा कि सामान्य से विशिष्ट की ओर कार्यवाही का सिद्धांत क्या होता है। चलिए नेक्स्ट सिद्धांत के बारे में अब हम पढ़ते हैं, जो कि आपके व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत क्या होता है? तो प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं? तो देखिए, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत यानी आनुवंशिकता और पर्यावरण प्रभावों के मध्य परस्पर क्रिया से विकासात्मक प्रारूप में व्यक्तिगत अंतर होता है। यानी कि आनुवंशिकता का मतलब होता है स्टूडेंट्स हेरिडिटी, जो किसी भी बच्चे को उसके माता और पिता से जो भी चीजें उसे प्राप्त होती हैं उसे ही हम आनुवंशिकता कहते हैं। यानी माता पिता से प्राप्त होने वाले गुणों को आनुवंशिकता हेरिडिटी कहा जाता है। और पर्यावरणीय प्रभाव, पर्यावरण का मतलब आप समझ सकते हैं उसके आसपास के जो नेचर है, एनवायरनमेंट है, उसके प्रभाव के मध्य परस्पर क्रिया, यानी कि जब बच्चे की हेरिडिटी और एनवायरनमेंट आपस में मिलते हैं और परस्पर क्रियाएं होती हैं तो विकासात्मक प्रारूप में व्यक्तिगत अंतर होता है। यानी कि तो उसके डेवलपमेंटल जो प्रोसेस है उसमें आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो जीनियस माता पिता के बच्चे हैं तो उसका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा तीव्र होगा, लेकिन मान लीजिए कि कोई मंदबुद्धि वाला बच्चा है, यानी मंदबुद्धि वाले माता पिता के बच्चे हैं, तो उसका जो आईक्यू लेवल है वो थोड़ा सा लो होगा। बट अगर आप तीव्र बुद्धि वाले बच्चे
को आप किसी विलेज साइड में रख देते हैं और जो लो आईक्यू वाला बच्चा है उसको आप शहरों में रख देते हैं, तो दोनों के मेंटल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे। तो कहीं ना कहीं आनुवांशिकता और पर्यावरणीय प्रभाव के मध्य जब आप परस्पर क्रिया करते हैं तो उससे जो विकासात्मक प्रारूप तैयार होते हैं उसमें व्यक्तिगत अंतर दिखाई देते हैं, यानी कि उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको दिखाई देते हैं। इसका मतलब हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक होता है और हर एक बच्चे की जो लर्निंग स्टाइल है वो भी भिन्न भिन्न है, यानी कि हर एक की जो सीखने की जो स्पीड है वो भी अलग अलग है। तो इसीलिए आपको व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत भी समझना होगा। ये अंतर किसी व्यक्ति के आनुवांशिक जीन और भोजन, चिकित्सा सुविधा, मनोवैज्ञानिक स्थितियों और सीखने के अवसरों जैसे पर्यावरणीय स्थितियों के कारण होती है। यानी कि ये जो डिफरेंसेस आपको दिखाई देते हैं किसी बच्चे में वो आनुवांशिक जीन, यानी कि एक तो उसके माता पिता से प्राप्त जो जीन है इसकी वजह से, एक उसके भोजन, चिकित्सा सुविधाएं, मनोवैज्ञानिक स्थितियां और सीखने के जो अवसर जैसी जो पर्यावरणीय स्थिति है, जैसे कि मान लीजिए उस बच्चे को अगर भोजन सही तरीके से नहीं मिल पाएगा तो उसके बाकी विकास भी प्रभावित होंगे। उसको मान लीजिए कोई बीमारी हो जाए तो उसका डेवलपमेंट इफेक्टेड होगा। उसे मान लीजिए कोई फैसिलिटीज सही तरीके से ना मिल पाए तो बच्चे का डेवलपमेंट प्रभावित हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक स्थितियां, मान लीजिए उसके जो टीचर है उन्होंने उसको बच्चे को सीखने के अच्छे अवसर नहीं प्रोवाइड किए तो उस बच्चे के जो डिफरेंसेस है उस बच्चे में वो भिन्न भिन्न हो जाएंगे। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों में भी अंतर होता है। यानी कि स्टूडेंट्स ये जो व्यक्तिगत अंतरता है, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत है, ये जुड़वा बच्चों में भी डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि कोई जुड़वा बच्चा है और वो एक तीव्र बुद्धि, ऐसे माता पिता हैं जिनका आईक्यू लेवल 140 प्लस है, तो दोनों माता पिता के आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा तीव्र है। मान लीजिए कि दो पेरेंट्स हैं जो आपके आईएएस है, दोनों ही हस्बैंड वाइफ आईएएस हैं, तो वो जब आईएएस के जो बच्चे होंगे तो वो भी तीव्र बुद्धि वाले होंगे। बट यदि मान लीजिए कि उनके जुड़वा बच्चे होते हैं और उनमें से एक को हम विलेज में रख देते हैं और दूसरे बच्चे को सिटीज़ में रखते हैं, यानी कि एक को गाँव में और दूसरे को शहर में रखते हैं, तो दोनों ही बच्चों के अंदर सेम जीन है, यानी कि हेरिडिटी वो उनके एक ही माता पिता से मिले हुए हैं दोनों बच्चों में और सेम सेम है। और लगभग जो जुड़वा बच्चे होते हैं उसमें जिन भी जो भी होते हैं वो एट द टाइम सेम जिन होते हैं। बट अगर हम उनके एनवायरनमेंट को चेंज कर देते हैं तो उसमें भी आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। मान लीजिए जो बच्चा गांव में रहता है तो वो गांव की तरह बिहेव करता है, मतलब उसके रहन सहन, उसकी लाइफ स्टाइल जो है वो विलेज की तरह होता है, बट वो फिजिकली स्ट्रांग होता है। और जो बच्चा शहर में रहता है उसका जो है बाकी जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग तरीके से होता है। शहर में जो बच्चा होता है उसका मेंटल डेवलपमेंट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बट जैसे फिजिकली डेवलपमेंट भी ठीक ठाक होगा, बट रादर देन जो गांव में जो बच्चा होगा उससे थोड़ा सा वीक होगा। तो कहीं ना कहीं उनमें जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे अगर आप उनके इन्वायरमेंट को चेंज कर देंगे। तो इसीलिए ये पॉइंट आपको जानना जरूरी है कि व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत मतलब ये होता है कि किसी भी जुड़वा बच्चे में भी, यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों में भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। और अगर वो बच्चे जुड़वा नहीं है तो कहीं ना कहीं उसमें तो बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, यानी कि हर एक बच्चे की जो लर्निंग स्टाइल है, सीखने की क्षमता है, वो अलग अलग है। आई होप आपको थर्ड सिद्धांत भी क्लियर हो गया होगा, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। नेक्स्ट चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक समान प्रारूप का सिद्धांत। देखिए एक समान प्रारूप का सिद्धांत क्या होता है, तो एक समान प्रारूप का सिद्धांत या फिर हम इसको एक रूपता का सिद्धांत भी बोलते हैं, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। देखिए एक समान प्रारूप का सिद्धांत जिसे हम एक रूपता का सिद्धांत भी बोलते हैं और इसी को ही हम प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न मतलब एक रूपता, मतलब जो डेवलपमेंट है वो लगभग हर जगह पर जो है एक ही तरीके के पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो इसके बारे में सिद्धांत है कि विकास की प्रक्रिया में एक रूपता है और कुछ व्यक्तिगत अंतर होता है, यानी कि विकास की जो प्रोसेस है वो एक ही रूप में है लगभग, कुछ जगह पर व्यक्तिगत अंतर होते हैं। लेकिन एक रूपता बच्चों में भाषा के विकास जैसे कार्यों में होती है, यानी कि एक रूपता जैसे बच्चों के भाषा के विकास में, यानी कि बच्चे जो भाषाई विकास करते हैं उसमें लगभग एक रूपता आपको देखने को मिलती है। शारीरिक विकास भी एक समान तरीके से होता है, यानी कि जो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट है वो भी लगभग एक ही टाइप से होते हैं। यह विकास सिर से शुरू होता है, इस प्रकार दूध के दांत पहले गिरते हैं। इस प्रकार समान प्रजातियों के विकास की एक निश्चित एक रूपता होती है। गर्भ के चरण में सबके पहले सिर विकास होता है,
फिर शरीर का निचला भाग विकसित होता है। समान प्रकार से सबके पहले रीढ़ की हड्डी विकसित होती है और फिर हृदय, छाती आदि विकसित होते हैं। इसका मतलब स्टूडेंट देखिए, एक रूपता का सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि जो बच्चे में भाषा के विकास जैसे कार्य जो है वो एक रूप में होता है, यानी कि जो बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, जब बच्चा लगभग 10 महीने 1 साल के आसपास होता है तो उसके पास 1 से 2 शब्द होते हैं। और ये जनरली हर जगह के बच्चों में, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा इंडिया में है तो वो जब 10 से 11 महीना यानी कि 1 साल के आसपास होगा तो वो 2 से 3 शब्द ही बोल पाएगा। और वही बच्चा मान लीजिए उसी एज के साथ के बच्चे मान लीजिए अमेरिका में स्थित हैं तो वो भी 1 या 2 वर्ड ही बोल पाएंगे। इसका मतलब भाषा का जो विकास है वो कहीं ना कहीं एक रूपता के गुण प्रदर्शित करते हैं। इसी तरीके से जो शारीरिक विकास है बच्चे का वो भी सेम टाइप्स में होते हैं। यानी इंडिया में जो बच्चे 1 साल के बच्चे का जो डेवलपमेंट जितना होगा, अमेरिका में भी बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट वो लगभग सेम ही होगा। इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। यह विकास सिर से शुरू होता है, यानी कि जो विकास होते हैं किसी भी बच्चे में वो कहाँ से स्टार्ट होता है तो उसके हेड से स्टार्ट होता है, यानी सिर से शुरू होता है। इस प्रकार दूध के दांत पहले गिरते, देखिए जो बच्चा इंडिया में है उसके दूध के दांत पहले गिरते हैं और जो अमेरिका में है उनके भी दूध के दांत सबसे पहले गिरते हैं। तो इस प्रकार समान प्रजातियों के विकास की एक निश्चित एक रूपता होती है, यानी कि जो समान प्रजाति होते हैं, जैसे मान लीजिए मानव जाति है तो मानव जाति में जो डेवलपमेंट है वो एक निश्चित क्रम में होते हैं, यानी कि एक निश्चित एक रूपता गुण प्रदर्शित करते हैं। गर्भ के चरण में सबके पहले सिर का विकास होता है, यानी कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो सबसे पहले उसके सिर का विकास होता है। फिर शरीर के निचले भाग का विकास होता है, यानी कि अगर आप किसी बच्चे के डेवलपमेंट की बात करें तो जब बच्चा गर्भ में होता है तो सबसे पहले उसका हेड यानी कि सिर का डेवलपमेंट होता है और उसके बाद उसके शरीर के बाकी पार्ट्स का डेवलपमेंट होता है। समान प्रकार से सबसे पहले रीढ़ की हड्डी का डेवलपमेंट होता है। इसी टाइप से अगर हम दूसरे डेवलपमेंट की बात करें तो वो सबसे पहले उसके रीढ़ की हड्डी का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद उसके हृदय, छाती आदि विकसित होते हैं। यानी कि उसके बाद जैसे रीढ़ की हड्डी का डेवलपमेंट होने के बाद उसके बॉडी के बाकी जो भी पार्ट्स है बाहर के उनका डेवलपमेंट होता है। तो कहीं ना कहीं यही डेवलपमेंट के प्रोसेस इंडिया में भी जैसे हैं, अमेरिका में भी वैसे होंगे और चाइना में भी वैसे होंगे। तो कहीं ना कहीं एक ही प्रजाति के जो डेवलपमेंट है वो एक ही प्रारूप से, एक समान प्रारूप से ही होते हैं। इसीलिए जो पॉइंट है आपके लिए एक समान प्रारूप का सिद्धांत है। आई होप आपको 4th पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न क्या होते हैं, यानी कि जो डेवलपमेंट के प्रोसेस होते हैं, यानी कि जो पैटर्न होते हैं वो लगभग एक ही फॉर्म में होते हैं और हर जगह सेम प्रजाति में, यानी कि अगर मानव की बात करें तो मानव में जो डेवलपमेंट है वो एक ही पैटर्न से हर जगह होते हैं, चाहे आप किसी भी कंट्री में बिलोंग करते हैं, किसी भी क्षेत्र में बिलोंग करते हैं। आई होप आपको 4th पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। इसी तरीके से हम डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जो कि आपके 10 से 12 सिद्धांत होंगे जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस क्लास का अधिक से अधिक लाभ ले सके। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।